हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल आईआरएससी मॉड्यूल ए प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ मिलेगा बेसिक रेलवे सिग्नलिंग कॉन्सेप्ट, थर्मोलॉजी और एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन। अगर आप आईआरएससी स्टार्ट कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए। सब्सक्राइब कीजिए और अपनी आईआरएससी मॉड्यूल ए जर्नी स्टार्ट कीजिए। ऑफ द रेलवे सेफ्टी इंजीनियरिंग मतलब कि मेट्रोस और रेलवे में सेफ्टी को लेके क्या प्रिंसिपल्स हैं, कैसे डिफाइन किया जाता है चीज़ें और कैसे अब सेफ्टी को इनबिल्ड करते हैं, है ना। एक ओवरव्यू देखेंगे। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं ना। द प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी इंजीनियरिंग इज एप्लीकेबल टू द रेलवे पर्टिकुलर हजार्ड्स रिस्क असेसमेंट इज आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस टेक्निक्स। मतलब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि पहले तो हजार्ड क्या है, फिर रिस्क क्या है, रिस्क का असेसमेंट करेंगे, कैसे उसको रिड्यूस करते हैं, और जो भी हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, क्या टेक्निक्स हैं, और इसमें कॉस्ट कैसे इन्वॉल्व है ना। कॉस्ट एक मेजर फैक्टर है। तो नंबर 1 कुछ डेफिनेशंस हैं। सेफ्टी, व्हाट इज सेफ्टी? फ्रीडम फ्रॉम अनअक्सेप्टेबल रिस्क। सिंपल मीनिंग है। ये वाली डेफिनेशंस याद कर लेना, समझ लेना, ये डायरेक्टली आती है ना। What is risk? The combination of a likelihood occurrence resulting in a harm and degree of severity of that harm, है ना। likelihood मतलब ऐसा इंसिडेंट जो होने वाला है, हो सकता है उसकी वजह से कुछ हार्म हो, कुछ सीवियरिटी हो, दैट इज कॉल्ड रिस्क। व्हाट इज हार्म? फिजिकल इंजरी या मटेरियल डैमेज। हार्म मीन्स कोई इंजर्ड हो जाए या मटेरियल या प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए। सीवियरिटी, सीवियरिटी ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ हार्म। मेजरमेंट है हार्म को कितना हो। हाँ, कि सीवियरिटी मतलब कितना सीवियर था, कितने लोग मर गए, कितने लोग प्रॉपर्टी का डैमेज हो गया, कितना इंजर्ड हो गए, लाइक दैट। एक्सीडेंट, अनइंटेंडेड इवेंट, अनइंटेंडेड है ना, सीरीज ऑफ इवेंट द रिजल्ट इन ए हार्म। ठीक है, अनइंटेंशनली कोई करे या सीरीज ऑफ इवेंट हो और रिजल्ट क्या हो, हार्म हो। हार्म मतलब प्रॉपर्टी का डैमेज हो या फिजिकली इंजरी हो, है ना। हजार्ड, हजार्ड क्या है? अ कंडीशन दैट कुड लीड एन एक्सीडेंट। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें एक्सीडेंट हो सकता है, या अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म, एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म। हार्म मतलब वही डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी और इंजरी। एन एक्सीडेंट वेटिंग टू हैपन, या फिर एक्सीडेंट होने वाला है, उस कंडीशंस को हम हजार्ड बोलते हैं। कॉज, किसी एक्सीडेंट होने का कॉज क्या है? एनी इवेंट, स्टेट और अदर फैक्टर माइट बी कंट्रीब्यूट टू द अकरेंस ऑफ ए हजार्ड। मतलब ऐसा सोचो कि हम पैदल जा रहे, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन पीछे से किसी ने धक्का मार दिया, तो अब जो धक्का मार रहा है वो रीजन है डैमेज होने का। अब हो सकता है जब हमको कोई धक्का मारेगा, हमारा पैर टूट जाए, कुछ हो जाए, तो वो एक हार्म है। तो उस कॉज क्या था? किसी ने धक्का मारा, नहीं तो वो सही चल रहा था। सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स क्या है? एक्शन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हजार्ड्स। तो सेफ्टी मेजर्स क्या है? जो भी रिस्क है हजार्ड्स का, उसको हम रिड्यूस करने पे जो एक्शन ले, वो दैट इज कॉल्ड सेफ्टी मेजर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जब भी ट्रैक पे काम करने नाइट में जाते हो, वो पता है एक रिस्की एरिया है, ट्रैक पे काम करने जा रहा है, लेकिन उसको रिड्यूस करने के लिए हम पीपीस पहनते। कोई नाइट में काम करता है तो उसको हाई विजुअलिटी जैकेट्स देते, हेलमेट देते, सेफ्टी सूट्स पहनते। तो सेफ्टी मेजर्स है जिससे हम रिस्क को रिड्यूस कर सकें। रिस्क को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, रिड्यूस किया जा सकता है। द डेफिनेशन ऑफ ए सेफ्टी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट दैट सम रिस्क इज एक्सेप्टेबल। कुछ रिस्क एक्सेप्टेबल है, माइट सीम सरप्राइजिंग एट द फर्स्ट रीडिंग। मतलब हम ऐसा लग सकता है कि हम कैसी बात कर रहे हैं कि रिस्क भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये है। बट देयर आर सम plenty of the people who indulge in the activities other considered too dangerous, like bungee jumping और flying। जो जैसे बंजिंग जंपिंग लोग करते, उनको पता है इसमें रिस्क है ना, वो उस रिस्क को एक्सेप्ट करके जा रहे, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। या लोग स्काई ड्राइविंग करते या और भी थ्रिल वाले इवेंट करते उनको, लेकिन वो उस रिस्क को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? वो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा है, और उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है? थ्रिल मिल रहा है, एंजॉयमेंट मिल रहा है, वो उसका पर्सनल एक्सेप्टेंस है ना। तो रिस्क वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। अदर कैन सी दैट बेनिफिट्स इट ब्रिंग टू देम, उनको बेनिफिट क्या मिलता है? थ्रिल, स्पीड्स ऑफ ट्रेवल। ये इंडिविजुअल रिस्क एक्सेप्टेंस है ना, कि वो उस एक्टिविटी को कर रहा है, उसका इंडिविजुअल है। जैसे लोग मेला जाते हैं, बड़े बड़े झूला पे झूलते, तो उधर भी रिस्क है कि कोई बोल्ट खोला, ऊपर से आदमी गिर सकता है, लेकिन वो जो भी यूज कर रहा है वो उसका पर्सनल उसने एक्सेप्ट किया है। दिस अराइज द क्वेश्चन ऑफ हु डिटरमाइन वेदर ए रिस्क इज एक्सेप्टेबल और नॉट। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा रिस्क एक्सेप्टेबल है और नहीं है, ये कौन डिटरमाइन कर रहा है।
समटाइम दिस इज प्योरली पर्सनल, जो छोटे इवेंट्स होते हैं वो अपना पर्सनल है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखें अभी कि पूरे इंडिया में रेलवे चलाने हैं या मेट्रो चलाना है, वो पर्सनल कोई नहीं एक्सेप्ट कर सकता। उसके लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, रेलवे है, उसको असेसमेंट करता है, उसके हिसाब से रिस्क को असेस करते हैं। समटाइम दिस इज प्योरली वेदर टू बंजी जंपिंग और फ्लाई, बट एनी सर्विस सच एज ए रेल ट्रेवल्स impact on the general public, it is usually for the government to establish the legislation with which those are providing the service must comply. The legislation is usually aimed to reducing the amount of potential harm to general public worker, whether that harm is shock, injury, permanent damage, loss of limb, hearing loss और fatalities. तो पर्सनल लेवल पे कुछ हम रिस्क एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब बड़े लेवल पे हो, जैसे कोई सर्विसेज देना है, जैसे हम रेलवे सर्विस की बात करें या एविएशन की बात करें, तो गवर्नमेंट रूल बना के उन पे काम करती है और उस रिस्क को रिड्यूस करती है। कुछ रिस्क फिर भी रहते हैं, एक्सेप्टेबल है उनके हिसाब से। दिस इज नॉट ए सिंपल एक्शन फॉर अ गवर्नमेंट टू अचीव एज द पब्लिक दे कैन सीम टू प्रोटेक्ट इज नॉट कंसिस्ट इन देयर परसेप्शन फॉर एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क। मीन्स ये कहना है गवर्नमेंट के लिए भी कोई इजी सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि हर रिस्क को वो रिड्यूस कर दे, कुछ उनके साथ भी चलते हैं। देयर इज ऑफन ए लार्ज आउटक्राई फ्रॉम द पब्लिक व्हेन ए सिंगल ट्रेन एक्सीडेंट रिजल्ट इन ए सेवरल डेथ, बट वेरी एनी सिंगल डेथ दैट अकर ईच डे ऑन द रोड्स ऑन द फेल्ट और लेवल। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है, जैसे गवर्नमेंट इंडियन रेलवे है, रेलवे पूरा गवर्नमेंट चलाता है, मेट्रोज है, एविएशन है, अगर इसमें हो सकता है एक साल में एक एक्सीडेंट हो, लेकिन उस एक्सीडेंट में हो सकता है 10-12 लोग या 50-100 लोग हो जाए, फैटेलिटी हो जाए, इंजर्ड हो जाए, वो न्यूज़ बहुत बड़ा बनता है ना। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं, हम लोग हर लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स पे रोड पे चलते, कितना एक्सीडेंट होता है, कितना डेथ होता है, वो कोई कंसीडर नहीं करता। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात होती है उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। पब्लिक को डर बैठ जाता है कि अगर हम मेट्रो में जाएंगे या ट्रेन में ट्रेवल करेंगे तो पता नहीं हम पहुँचे। तो एक छोटा एक्सीडेंट भी बहुत बहुत इम्पैक्ट करता है पूरी कंट्री को। इंडिविजुअल जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो इतना नहीं करता है। अगर आप लोग डेटा देके डेली बेसिस पे रोड एक्सीडेंट में इंडिविजुअल लोग ज़्यादा मरते हैं कंपेयर टू ट्रेन में एक्सीडेंट जो होता है। बट लेकिन ट्रेन में कहीं भी एक्सीडेंट हो वो पूरे इंडिया में न्यूज़ बनता है। सिमिलरली अदर कंट्रीज दिस इनकंसिस्टेंसी something that railway and engineers have to learn to live with from the definition of the risk. We can see that if wish to avoid the harm, we should seek to reduce the risk. तो हमको काम करना पड़ेगा कि harm को अवॉइड कर सकें और रिड्यूस कर सकें रिस्क को। अचीव आइदर बाय रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड और अकरेंस ऑफ द हार्म। तो हम किसी एक्सीडेंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सिंपल है कि रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड अकरेंस ऑफ द हार्म, जो होने वाले लाइकलीहुड मतलब जो नॉर्मल होते हैं उन अकरेंस को हम रिड्यूस करते हैं, या रिड्यूसिंग द सीवियरिटी ऑफ द हार्म, और बोथ हार्म और रिस्क का ऊपर डेफिनेशन पढ़ाना। पुटिंग इट अनदर वे, वी कैन रिड्यूस रिस्क थ्रू 2 डिफरेंट अप्रोच। The first is to reduce the likelihood of an event happening where the outcome may be harm. ऐसे इवेंट्स को ही हम ख़त्म कर दें जिनसे हार्म हो सकता है। दूसरा, reduce the amount of harm should be in the इवेंट टेक्स प्लेस, ऐसे जहाँ हार्म होने वाला है उन्हीं इवेंट्स को ख़त्म कर दे, तो हम ऐसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। बोलने में आसान है बट इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसा चाहिए और ट्रेंड मैन पावर चाहिए। जब चीज़ें सब कुछ अलाइन होगा तब हम रेलवे में या मेट्रो में एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं या जीरो कर सकते हैं। ओके ना। द डेफिनेशन ऑफ ए हजार्ड कैन आल्सो एक्सप्रेस अदर एक्सीडेंट वेटिंग टू हैपन। हजार्ड डेफिनेशन हजार्ड के कि कोई सिचुएशन है जो एक्सीडेंट होने वाला है उसको हम हजार्ड बोल रहे हैं। नो एक्सीडेंट हैज टेकन प्लेस but there is a dangerous situation where if something else happen it can lead to a accident। मतलब एक्सीडेंट हुआ नहीं है पर ऐसा सिचुएशन है कि वो एक्सीडेंट हो सकता है। for any given hazard that all are needed to trigger the event। तो ये मेन है, ये वाला लाइन जो है ना, हजार्ड्स तो हैं सिचुएशंस में, डेंजरस सिचुएशंस हैं, लेकिन जब तक ट्रिगर्ड इवेंट नहीं होगा कोई तब तक वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे अभी मैं एग्जांपल दिया कि मैं अच्छा खासा पैदल जा रहा था, मैं डेली पैदल जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या हुआ, पीछे से आके कोई धक्का मार दिया, हो गया ना, तो ये ट्रिगर्ड इवेंट है, वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो गया।
तो कोई भी हजार्ड है सिस्टम में हजार्ड्स पता रहे, ट्रिगर्ड इवेंट्स को हमको अवॉइड करना है। अगर हमको हजार्ड्स पता रहेंगे उसके हिसाब से हम ट्रिगर्ड इवेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमको वर्क एट हाइट करते हैं, तो हमने मेट्रोस में क्या रूल बनाया कि कोई भी 1 मीटर से ज़्यादा हाइट होगी तो उसको हम कंसीडर एज ए वर्क एट हाइट, उसके लिए हमको कंपलसरी सेफ्टी बेल्ट पहनना है, क्योंकि हमको पता है हजार्ड है। लेकिन सपोज करो कोई आदमी क्या करे, वो सेफ्टी बेल्ट ना पहने, वो सोचेगा 1 मीटर से कम है, मैं ऐसे चढ़ जाता हूँ। अब कभी वो स्लिप कर गया, कुछ हो गया, तो अब वो उसने क्या किया, सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना, वो इवेंट ट्रिगर्ड हुआ और एक्सीडेंट हो। तो हजार्ड्स हैं, लेकिन ट्रिगर्ड इवेंट्स को समझना पड़ेगा। जब तक वो इवेंट ट्रिगर्ड नहीं हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, ठीक है ना। यानी कि जो मतलब जो भी एक्सीडेंट है उसका होने का संभावना जो है वही है। अगर हमको हजार्ड्स पता है तभी हम ट्रिगर्ड इवेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से हम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाते हैं। एन एग्जांपल, हजार्ड इज अ लेवल क्रॉसिंग विद नो फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन। ऐसे समझो कि जैसे मेट्रोस में ऐसा नहीं होता है, जैसे इंडियन रेलवे है, एक फाटक लगा रहता है, फाटक समझते हैं ना, रेलवे क्रॉसिंग अलग अलग है, वहाँ पे देखें हजार्ड्स है, ट्रेन जाए और आके कोई कार वाला हिट कर दे, ये हमको पता है कि एक हजार्ड्स है, रोड और रेलवे मिल रहा है। लेकिन उसमें ट्रिगर्ड इवेंट क्या है कि कोई कार वाला आके सीधे मेट्रो और ट्रेन में आके हिट कर दे, तो वो एक एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जबकि वो मेट्रो रेलवे, इंडियन रेलवे की बाउंड्रीज में नहीं आता है कि वो कार वाला आके हिट कर दिया, वो रेलवे वाले क्या करेंगे। बट लेकिन टिकट कहाँ से हुआ, वो कार वाला हिट कर दिया, रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से पूरा ट्रेन रुक गया। समझ पा रहे हैं ना सीक्वेंस। तो ये एक एग्जांपल दिया है वही रेलवे क्रॉसिंग का। द हजार्ड, द एक्सीडेंट वेटिंग टू हैपन अकर व्हेन ए ट्रेन इज अप्रोचिंग, देयर हैज नॉट बीन एन एक्सीडेंट बट वन कुड हैपन इफ देयर वाज ए कार अप्रोचिंग, दिस इज द ट्रिगर्ड इवेंट। एन अप्रोचिंग कार collide with the train resulting in an accident with consequences beyond the railway boundaries। रेलवे के कंट्रोल में नहीं है बट एक्सीडेंट हो सकता। समझ में आया हजार्ड, ट्रिगर्ड इवेंट, एक छोटा छोटा डेफिनेशन का मतलब। जैसे एक ये एग्जांपल समझो, ये जो बाउंड्री पे एक डब्बा रखा है, बकेट रखा है, बकेट में कुछ पत्थर रखा है। ये बाउंड्री को रेलवे क्रॉसिंग समझ लो, ये पत्थर को वो ड्राइवर कार वाला समझ लो, ये आके धक्का मारा। अभी हमने कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं दिया, नीचे ये फ्लावर्स लगे, इन फ्लावर्स को हमको प्रोटेक्ट कर। सपोज करो ये किसी ने धक्का मार दिया तो बकेट ऊपर से गिर जाएगी और ये फ्लावर डैमेज हो। एक कंडीशन तो ये है, सिंपल सीधा सी। अगर ये व्यक्ति इसको धक्का ना मारे तो ये बकेट जो है नीचे नहीं गिरेगी, तो कुछ नहीं होगा। तो ट्रिगर्ड इवेंट क्या है, ये धक्का मारा, इसीलिए ये फ्लावर्स डैमेज हुए। ओके, हजार्ड टू एक्सीडेंट, ये फिगर समझ में आ रहा है छोटा सा। यस सर। सिमिलरली हमको अब क्या, इस हमको पता है कि ये सिचुएशन है, ये हजार्ड है, अब इसको अवॉइड कैसे कर। तो हमने एक स्टेप आगे सोचा, सपोज करो ट्रिगर्ड इवेंट हुआ, लेकिन हमने कुछ सेफ्टी प्रोटेक्शन लगाया बीच, तो देखो फिर भी डैमेज तो हुआ लेकिन कम डैमेज हुआ। समझ रिस्क को रिड्यूस किया, तो रिस्क को रिड्यूस किया, जीरो नहीं कर सकते, कम कर सकते। ये फिगर बस उतना ही समझा रहा है, हजार्ड टू एक्सीडेंट रिड्यूस द रिस्क। एक ये जो फिगर है ना, इसको याद कर लो, समझ लो, ये एग्जाम में आता है कंपलसरी, ठीक है। पहले नीचे से ऊपर देखो, ये जो एरो है, इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, तो सबसे कम होता है पीपीस। ओके, अगर मैं रिस्क को अवॉइड करना चाहूँ तो सबसे लोअर लेवल पे होता है पीपी, है ना। जब धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो इफेक्टिवनेस, किसी रिस्क को इफेक्टिवली कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो लोअर लेवल पे पीपी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, इंजीनियरिंग कंट्रोल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। ऐसे एक सिंपल एग्जांपल है कि दुनिया में रेलवे लाइन बाद में डला है, पहले रोड था। इस बात से तो एग्री करते हैं ना सब। यस यस सर। ठीक है, तो अब ऐसे सोचो, किसी गवर्नमेंट ने बोला एक गांव से होके एक रेलवे लाइन डलेगा, उसमें एक क्रॉसिंग आ रहा है, जैसे यही फाटक, रेलवे क्रॉसिंग। अब इधर पता चल रहा है कि हमारे पास एक ये हजार्ड बन सकता है। तो पहला मेथड क्या है कि हम वो क्रॉसिंग को खत्म कर दें, मतलब हम ऐसा रेलवे नेटवर्क बना के कोई क्रॉसिंग ना हो, है ना, इलिमिनेट कर दो, वो सिचुएशन ही ना आए। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कहीं कहीं पे सिचुएशन होता है कि क्रॉसिंग आ ही जाता है ना। तो अब क्रॉसिंग आएगी तो सब्स्टिट्यूट ढूंढो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है कि हम रेलवे के अंडरपास बना दें, जो भी रोड वाले लोग हैं नीचे से चले जाए शांति से रेलवे के ऊपर, या हम ब्रिज बना दें ऊपर से चले जाए। लेकिन उनकी अपने हजार्ड है। अगर हम अंडरपास बनाएंगे उसके अपने हजार्ड है, ओवर ब्रिज बनाएंगे उसके अपने हजार्ड है। मान लो कोई आदमी ऊपर से ही गाड़ी लेके रेलवे लाइन पे कूद गया, वो भी एक हजार्ड है। नीचे मान लो किसी ने कुछ कर दिया, वो ऊपर से रेलवे का लाइन टूट के नीचे गिर गया, मान लो वो टनल, वो एक अलग हजार्ड है, बट एक सब्स्टिट्यूशन है ना। बात समझ में आई, सिंपल। हमने ये कर लिया। अब उसके बाद इंजीनियरिंग कंट्रोल, हमने डिसीजन ले लिया कि भाई रेलवे क्रॉसिंग बनानी, अंडरपास बनाना है या जो भी बनाना, ठीक है। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स क्या कहते हैं कि हम ऐसा मेथड्स यूज करें, ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करें, जैसे तुम कभी फाटक को अप्रोच करते हो तो हमको एक रेड सिग्नल मिलेगा, एक
स्पीड बैरियर्स मिलेंगे कि आदमी गाड़ी स्लो कर दे कि भाई आगे फाटक आने वाला है, Yes, सीसीटीवी sir. कैमरास लगाते हैं, बैरियर लगाते हैं, ये सब क्या इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हैं कि भाई कैसे भी रिड्यूस तो करें। दूसरा क्या है कि पब्लिक को हम ट्रेनिंग दे, अवेयरनेस दे कि भाई ऐसा क्रॉसिंग है, ऐसे ऐसे रूल्स फॉलो करना है। और वो फाटक जब बंद हो जाता है, जब ट्रेन आने वाला होता है, वो जो चौकी पर आदमी रहता है ना वो सिग्नल से इंटरलॉक रहता है, जब तक वो उसको रिलीज नहीं करेगा कंट्रोल रूम से वो फाटक नहीं खोल सकता। तो ये सब क्या इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हैं ना। अब एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स क्या है कि हम कोई प्रोसीजर बना दें कि जब ट्रेन वहाँ से निकलेगी ये फाटक बंद हो जाएगा। पीछे हमने ट्रेनिंग दिया है स्कूल्स में, कॉलेज में जाके पब्लिक को कि ये सब इंजीनियरिंग कंट्रोल, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पीपीएस यूज़ करना है। पीपीएस मतलब फाटक वाले केस में नहीं है, जैसे आप लोग फील्ड में जब काम करने जाते हैं, जैसे इंडियन रेलवे में लोग तो ट्रेन भी मूवमेंट होता है, लोग काम भी करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हेलमेट लगाते हैं, सेफ्टी जैकेट्स पहनते हैं, जो दूर से हाई विजिबिलिटी रहे, दूर से ट्रेन ऑपरेटर को दिख जाए कि भाई कोई आदमी काम कर रहा है, तो वो स्लो स्पीड में आ जाए। ये जो पिरामिड है ना, हायरार्की कंट्रोल, ये डेफिनेटली इसमें से एक क्वेश्चन आता है। ओके, अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन एंड सुपरवाइजन नीडेड। अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो सुपरविजन का जो डिग्री है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ और ज्यादा होगा, यहाँ सबसे ज्यादा। जब हम पीपीस पहनते हैं तो सबसे ज्यादा सुपरवाइज करना है। जब आप लोग फील्ड में काम करते हैं, वो सबसे डेंजर सिचुएशन, तो उस समय सबसे ज्यादा कोशिश रह के सुपरविजन ज्यादा, ठीक है ना। क्वेश्चन वो कैसे भी पूछता है, या तो ऐसा पूछेगा या ऐसे पूछेगा, तो ये थोड़ा अप डाउन समझ लेना। इस सीक्वेंस ऑफ, अब जो ऊपर फर्स्ट फिगर था ना, इवेंट इलिस्ट्रेटेड इन अ फिगर 1 वेयर द लेवल क्रॉसिंग इज द वॉल, हजार्ड इज सो इन द बकेट ऑफ स्टोन टॉप ऑफ द वॉल, ट्रिगर्ड इज द हैंड नोइंग द बकेट ओवर द एक्सीडेंट इज द स्टोन फॉलन ऑन द फ्लावर, जो अभी हमने फिगर देखा है ना। अब इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, वो दूसरे फिगर है। रिमूविंग द हजार्ड, डिजाइन द रेलवे विदाउट द लेवल क्रॉसिंग। पहले तो हम हजार्ड खत्म कर दें, है ना, रेलवे क्रॉसिंग ही ना रहे, प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता। दूसरा, रिड्यूस द फ्रिक्वेंसी बीच हजार्ड अकर, हम फ्रिक्वेंसी को कम कर दे जिसमें होता है, मतलब हम 100% लेवल क्रॉसिंग कम खत्म नहीं कर सकते, तो कुछ हद तक कम कर दे। रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रेन्स दैट यूजिंग द क्रॉसिंग, है ना, जिन क्रॉसिंग पर ट्रेन जाती है वहां पर ट्रेन्स कम कर दें। रिड्यूसिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रिगर्ड इवेंट। अब ट्रिगर्ड इवेंट क्या था, वो जो हैंड से बकेट को गिरा। इधर क्या होगा फाटक के केस में कि ड्राइवर आएगा, गाड़ी हिट करेगा, है ना। Reduce the number of cars that use the crossing, for instance by providing an alternative and more attractive route for the car driver. कार ड्राइवर्स के लिए कोई डिफरेंट रूट्स दे दे जिससे वो ट्रिगर्ड इवेंट्स को हम अवॉइड कर सके। ये भी प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है। रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ द कोलाइजन होने वाला, डिजाइन ए लेवल क्रॉसिंग सच दैट वांस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन्स को पहले से पता रहे कि क्रॉसिंग आने वाला है। इंस्टॉल द वेरियस रोड ट्रैफिक लाइट टू स्टॉप द रोड ट्रैफिक, जो रोड पे जो पैसेंजर आने वाले हैं उनको भी लाइट दे दे, स्टॉप सिग्नल दे दे। प्रोवाइड द रेलवे स्टाफ टू स्टॉप द ट्रैफिक एंड ट्रेन टू साउंड हॉर्न ऑन अप्रोचिंग एंश्योर द साइड लाइन्स। इसीलिए कभी तुम फाटक के पास खड़ा हो तो ड्राइवर हमेशा हॉर्न इसीलिए मारता है, उसको पता रहता है कि लोग आके कोशिश करेंगे, है ना। रिड्यूसिंग द सीवियरिटी ऑफ द कोलाइजन। सीवियरिटी मतलब क्या है कि एक्सीडेंट हो जाए, कम इम्पैक्ट हो। जैसे अब से बकेट गिरा, फ्लावर्स डैमेज हुए, लेकिन पिछले के मुकाबले। सीवियरिटी मतलब उसको, उसका जो रिजल्ट है एक्सीडेंट का, उसको रिड्यूस करता है। सर लेस हार्म या ज्यादा हार्म, यही सीवियरिटी। हाँ, रिड्यूस द स्पीड ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। अगर हम जो ट्रेन क्रॉसिंग के पास आएगी, हम रूल बना दें कि कम स्पीड में अप्रोच करें। प्रोवाइड द स्पेस फॉर ए कार टू डाइवर्ट द इनटू द लास्ट मिनट। ट्रेन कार जो है ऐसा बनाए कि वो लास्ट मोमेंट में डाइवर्ट हो जाए। डिजाइन द कार टू सर्वाइव द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रेन। कार ऐसा बनना चाहिए कि ट्रेन से टकराए तो इम्पैक्ट कम हो, लेकिन कार में क्या वो सेफ्टी बैग्स होते हैं ना, एक्सीडेंट हो तो अंदर का ड्राइवर बच जाए। ये सब क्या रिड्यूस कर रहे हैं सीवियरिटी को, रिस्क को। दिस इज द लास्ट पॉइंट अबाउट द कार डिजाइन टू आउटसाइड द स्कोप ऑफ द रेलवे प्रोजेक्ट बट इंडिकेट हाउ सॉल्यूशन कैन बी आउटसाइड ऑफ द एक्सपेक्टेड एरिया ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द फिगर 2। ये कार कैसे डिजाइन होगा जो रेलवे का स्कोप से है, बट ऐसे हम उस सीवियरिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। एक्चुअली में ऐसे ही हर चीज का स्टडी होता है। जब भी मेट्रो बनता है, जब भी रेलवे बनता है, पहले हजार्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर इस बात पर डिस्कशन होता है इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हम रिड्यूस के टेक्निक्स यूज करेंगे ना, उसमें मनी लगता है, पैसा लगता है। वो कितना पैसा लगेगा, वो कितना पैसे में हम कितने हजार्ड्स को रिड्यूस कर रहे हैं, फिर एक कॉस्ट एनालिसिस होता है कि कितना फायदा है, कितना नुकसान। उसके हिसाब से कुछ रिस्क को हम एक्सेप्ट करते हैं, कुछ को रिजेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे रिस्क है कि जिनको तुरंत अटेंड करना है तो उनको अवॉइड करते हैं। ऐसे टेक्निक्स यूज है ना। ट्राइंग टू लिमिट द नंबर ऑफ फॉलिंग स्टोन इन अवर इलस्ट्रेशन इन फिगर 1 एंड फिगर 2 इज नॉट परफेक्ट सॉल्यूशन। एनी ऑफ द एग्जांपल गिवन अबव कैन फेल। इट मींस टू लिमिट द फॉलिंग स्टोन सो इन द वेरियर विद द होल्स इट ऑब्वियस दैट सम स्टोन स्टिल मेक इट द होल। मतलब सिंपल बोल रहा है कि ऊपर से भी फिर भी कुछ स्टोन गिर जाएंगे तो कुछ फ्लावर फिर भी डैमेज होंगे, लेकिन सीवियरिटी कम होगी। यहाँ तक ठीक है ना। अभी जो हमने पिरामिड पढ़ा, अब उसके बारे में देखेंगे। इलिमिनेशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स क्या है,
एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल और पीपीईस। ओके, वन बाई वन। इलिमिनेशन मतलब डिजाइन आउट द हजार्ड्स, ऐसा डिजाइन करो हजार्ड से आउट हो, ठीक है। रिमूव द नीड ऑफ द रोड टू क्रॉस द रेलवे, एक एग्जांपल है कि हम ऐसा रेलवे बनाए कि रोड ही नहीं क्रॉस कर। इलिमिनेट, इलिमिनेट मतलब वो सिचुएशन को ही अवॉइड, क्या है हमने एक्सेप्ट कर लिया वो सिचुएशन अवॉइड नहीं हो सकती तो सब्स्टिट्यूट करो, उससे कम डैमेज वाला क्या सोल्यूशन है, ठीक है ना। रिप्लेस द हजार्ड विद समथिंग एल्स लेस डेंजरस, डेंजर तो है लेकिन कम है तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। फॉर इंस्टेंट वी कुड रिप्लेस द लेवल क्रॉसिंग विद ए ब्रिज, हम ब्रिज बना सकते हैं। While in the example this might seems very close to elimination, bridge being their own set of hazard due bridge strikes or vehicle or object fall into the railway from the bridge, there is a blockage of the line। ब्रिज बना सकते हैं लेकिन ब्रिज की अलग प्रॉब्लम है कि ऊपर से किसी ने ऐसा मटेरियल डाल दिया रेल पे, वो 2 व्हीलर लेके ही कूद गया, 4 व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ, 2 गाड़ियां नीचे आ गई, उसके अपने हजार्ड्स हैं, है ना। फिर उसके लिए अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। जब भी देखना तुम रेलवे के ऊपर से ब्रिज जाएगा तो ज्यादातर वो क्लोज करने का कोशिश करते हैं कि ऊपर से कोई नीचे ना आ सके। फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल, हम सॉल्यूशन हो गया, डिसाइड कर लिया कि एलिमिनेट नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया। फिर उसमें इंजीनियरिंग कंट्रोल्स कैसे काम करेंगे। यूज वर्क इक्विपमेंट और अदर मेजर्स टू हेल्प द सेपरेट पीपल्स फ्रॉम द हजार्ड्स, हम पीपल्स को उस हजार्ड्स वाली सिचुएशन से अलग कर सके, ऐसे इंजीनियरिंग मेथड्स को हम यूज करेंगे या इक्विपमेंट यूज करेंगे, टेक्निक्स यूज। एग्जाम्पल वार्निंग्स, अलार्म्स, guarding the dangerous machinery from the human intrusions, for level crossing provide the light audible alarm as the train approaches। अगर कभी सही से फाटक के पास गए हो, स्पीड बैरियर रहता है, सिग्नल भी रेड रहता है और ट्रेन आती है तो वो साउंड भी देती है, सब इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट द प्रोसीजर नेसेसरी टू वर्क सेफली विद द हजार्ड्स। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये हजार्ड्स है तो उसमें कैसे हम सेफली काम करेंगे, एक सेफ्टी प्रोसीजर बना दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जब नाइट में काम करने जाते हैं या जब भी ट्रैक पे काम करने जाते हैं तो उसका प्रोसीजर है PTW लेना है, परमिट टू वर्क, कि बता के लेना है कि मैं इस लोकेशन पे काम करने जा रहा हूँ, इस इक्विपमेंट पे काम करने जा रहा हूँ, इतने लोगों के साथ जा रहा हूँ, ये टूल्स कैरी करके लेके इतना टाइम लगेगा। ये सब क्या, ये एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स है कि सबको पता है, वो आदमी जो डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है कंट्रोल रूम में बैठ के, तो पता रहे मैं 5 लोगों को ट्रैक पे भेजा है, ये इस डिवाइस को साथ भेजा है, उस हिसाब से उस सिचुएशन को अवॉइड कर सके। वर्क सेफली विद हजार्ड्स, हजार्ड्स है लेकिन हमको अब सेफली काम करना है। फॉर एग्जाम्पल वी कुड प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग बोथ ट्रेन ड्राइवर एंड रोड यूजर्स टू हाउ टू यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। ये लेवल क्रॉसिंग को लेके बोल रहा है कि हम ट्रेनिंग दे दें ड्राइवर को भी और जो रोड पे जो लोग आ रहे हैं कि कैसे उस रोड क्रॉसिंग को रेलवे क्रॉसिंग को यूज करना है ना। तो ये सर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि आपको बताना है कि कैसे आप उसको यूज करेंगे लेवल क्रॉसिंग को, हाँ, या कोई भी चीज को कैसे यूज करना है। हाँ, तो कैसे यूज करने से मतलब ये है, जैसे अभी देखो ड्राइवर को हमने ट्रेनिंग दिया कि 200 मीटर के बाद एक क्रॉसिंग आती, फिर 300 किलोमीटर के बाद क्रॉसिंग आती। अब उसको एक रूट लर्निंग हो गया कि इधर इधर क्रॉसिंग आती, उसको बता दिया उस क्रॉसिंग में जब भी तुम अप्रोच करोगे हॉर्न बजाओगे और स्पीड रखोगे 50 किलोमीटर। ओके, ये हमने उसको ट्रेनिंग दे दिया। सिमिलरली रोड यूजर जो है उसको बोल दिया कि जब भी ट्रेन तुम क्रॉसिंग को अप्रोच करोगे, स्पीड बैरियर लगा है, जो स्पीड बैरियर जो रहते हैं ना रोड पे, तो स्पीड को स्लो करना है। सिग्नल अगर रेड है तो तुमको रुकना है, क्योंकि रेड है मतलब आगे का फाटक बंद है, फिर भी वो अवॉइड कर दिया तो आगे वो एक बैरियर लगा के रखते लोहे का। तो ये क्या ट्रेनिंग का पार्ट है। अब मान लो किसी को पता ही नहीं कि रेड सिग्नल पे रुकना है, ड्राइवर को वो सीधे आया कार लेके ठोक दिया तो रेलवे एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो मतलब कि इंजीनियरिंग कंट्रोल में जो हम लोग जैसे बैरियर लगा दिए, सिग्नल लगा दिए, उसको यूज कैसे करना वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ गया। हाँ ऐसे ना? हाँ, यस। जैसे अभी अच्छा, ऐसे समझ लो ना, तुम मेट्रोस में काम कर रहे, एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हुई, एक सिस्टम अडॉप्ट हुआ कि भाई ठीक है ये सिस्टम ऐसा ही है, पॉइंट मशीन ऐसा है, सिग्नल ऐसा है, ट्रेन ऐसा है, ये अब अडॉप्ट हो गया। इंजीनियरिंग ने टेक्नोलॉजी और डिजाइन हो गया, अब उसको यूज कैसे करना है। तो हमने रूल बना दिया कि जब भी हम काम करने जाएंगे परमिट टू वर्क लेंगे, PTW लेंगे, और उस PTW में हम बताएंगे कि कितने लोग जा रहे हैं, किस लोकेशन पे काम कर रहे हो, कितने घंटे काम करना है, क्या क्या टूल्स लेके जा रहे। तो वो जो ऑपरेटर बैठा है कंट्रोल रूम में, वो उन चीज़ों को ध्यान में रख के आगे की चीज़ें करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। समझ गए? वो रूल्स फॉलो करना है सबको। हमने जैसे अभी जब तुम लोग ज्वाइन करते तो पहले परमिट टू वर्क का ट्रेनिंग देते, इसीलिए देते कि भाई सिस्टम तो ये है, तुम सीख गए, लेकिन इसको भी फॉलो, रूल्स को फॉलो करना है। इसीलिए कभी भी देखो कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है तो पहले आदमी ये देखता है इसने रूल फॉलो किया कि नहीं।
PTW लिया कि नहीं, है ना, वर्क हाँ ऑर्डर ये लिया कि सब। नहीं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, ये सब फॉलो करके फिर भी तुम काम करने पहुंच गए, तो उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में ही लिखा है कि भाई ये इस टाइप का काम करोगे तो इस टाइप के पीपीज यूज़ करने हैं पहले से ही। हम्म। ठीक है। पीपीज क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऐसे इक्विपमेंट कोई भी आदमी काम करने जा रहा है जिससे उसको प्रोटेक्ट करे। जैसे एक हेलमेट है, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो हेलमेट हमको बचा ले। विजिबिलिटी जैकेट इसीलिए पहनते हैं कि अंधेरा है या तो दूर से ही ड्राइवर को पता चल जाए कि आज कोई उधर खड़ा है तो वो ट्रेन को स्पीड स्लो कर सकता है। सेफ्टी शूज इसीलिए पहनते कि स्लिप और स्लाइड हो ट्रैक पे तो पैर में चोट ना आए। कोई ग्लव्स पहनता, कोई आई मास्क पहनते, चश्मा पहनते, अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग पीपीज होते, तो हम, है ना। दिस इज वाई मोटर साइकिलिस्ट बियर द क्रैश हेलमेट। जैसे मोटरसाइकिल पे जो चाहता है उनको पता है एक्सीडेंट होगा तो सिर में चोट लगता है, तो हजार्ड पता है उसका, फिर हमने पीपीज बनाया कि भाई हेलमेट पहनो। और बाई पीपल इरेक्टिंग स्केट फोल्डिंग्स आर theater. There is no example here for level crossing, but is an example why many railway administration require the trackside establishment beyond the high visibility clothing. तो ट्रैक साइड में काम करने जाते। तो आई होप ये पांचों चीजें समझ में आई सबको। यस सर। इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है ना। जो सबसे लोअर है ना वो पीपीज है। हम अब ऐसा नहीं है, अभी जैसे कोई Yes, sir. आदमी बाइक चला रहा है, वो हेलमेट लगाया है, ये गारंटी है क्या उसको चोट नहीं लगेगी एक्सीडेंट होगा तो? ऐसा नहीं है ना गारंटी। Yes. फिर भी चोट लगती है ना उसको, वो हेलमेट लगाया तब भी। लेकिन क्या है, वो हाँ वो उसको तो है। चोट को रिड्यूस कर सकता है, वो सीवियरिटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि हेड जो है ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर किसी का हाथ टूटेगा ठीक है, लेकिन खोपड़ी फट गई तो आदमी मर सकता है। तो हम इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। द टेम्पटेशन बिकॉज इज बोथ inexpensive and quick to implement is rely on the lower level of the risk reduction, namely the administration control and PP. Peoples are unreliable, carry out the instructions and obey the alarms, particularly under the stressful religions of the lower level of controls only be used where the elimination substitutions or the engineering controls cannot be achieved. तो हम लोग वैसे कोशिश करते हैं कोई भी जब डिजाइन होता है उसको एलिमिनेट कर दें या सब्सटीट्यूट कर दें या इंजीनियरिंग कंट्रोल से कंट्रोल कर दें, क्योंकि ये जो दोनों हैं वो आदमी हैं, मतलब ह्यूमन है। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल और पीपी, और जो ह्यूमन है वो गलती करेगा। कल हमने पढ़ा ना कि आदमी है गलती हो, तो हम कम विश्वास करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एंड पीपी पे, क्योंकि आदमी का आदत है रूल्स को फॉलो ना करना, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो पहले जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसमें इन चीज़ों में ध्यान रखा जाता है कि तीन जो टॉप है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, उसी से ही मैक्सिमम हजार्ड्स को अवॉइड कर दें। फिर भी नहीं हो पा रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपीईस है। ओके। सेफ्टी बेनिफिट्स एंड कॉस्ट, हम तो चाहेंगे कि 100% सेफ हो, कुछ भी एक्सीडेंट हो तो सब बच जाए। जैसे अभी फॉर एग्जांपल तुम कार खरीदने जाते, अगर नॉर्मल कार खरीद रहे तो वो 10 लाख का है, अगर उसमें तुम बोलो सेफ्टी बैग लगा दो, उस कार का कीमत हो जाएगा 12 लाख, तो 2 लाख एक्स्ट्रा हो गया। वो भी मान लो ड्राइवर कार पे। अब सोचो कि एक साइड वाला, पीछे वाला, चारों में तुमको सेफ्टी वो बैग चाहिए, तो उसी का कीमत हो। तो अब तुम उस समय डिसाइड करोगे कि यार कॉस्ट वर्सेस सेफ्टी कौन सी चीज़ बेनिफिट है, उस हिसाब से तुम खरीदोगे। सिमिलर एग्जाम्पल रेलवे में भी ऐसे ही होता है। It is expected that engineering and operation team will implement a good practice, adopt the hierarchy of the controls from the outset. In the hierarchy to apply, introduce the concept of calculating the cost into introduce safety features and they are comparing that with the safety benefit. तो इसमें कितना कॉस्ट है और कितना बेनिफिट है ये फिर एनालाइज करते हैं। अब देखो, कैलकुलेटिंग द कॉस्ट इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय आस्किंग द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस कुछ सोचो तो उससे तुमको आइडिया लगेगा। जैसे हाउ मच विल इट कॉस्ट टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा डिज़ाइन फीचर, अगर हम एक्स्ट्रा डिज़ाइन फीचर लगाएंगे तो उसका कॉस्ट कितना है। हाउ मच डू एन एक्स्ट्रा पार्ट्स और आइटम टू इक्विपमेंट कॉस्ट ऑफ परचेज, जो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लग रहे हैं उसका कॉस्ट कितना रहेगा। हाउ मच मोर इट विल कॉस्ट टू ऑपरेट एंड मेंटेन द रेलवे विद द सेफली फीचर इम्प्लीमेंटेड, जो नया सेफ्टी फीचर्स लगा रहे हैं उसका कितना कॉस्ट है। जैसे अभी मैं कार का एग्जांपल दिया ना, तो ये सब क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में रहेंगे, वो सेफ्टी को अवॉइड करें, एक्सेप्ट करें जैसा है, ठीक है ना। डिटरमाइन द सेफ्टी बेनिफिट ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द सेफ्टी मेजर्स इज ए लिटिल हार्डर एंड एट टाइम कंट्रोवर्शियल, नॉट लीस्ट बिकॉज इन एडिशन टू फैटलिटीज देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज बोथ फिजिकल एंड मेंटल, दस द एज ऑफ इंडिविजुअल मैटर्स और नंबर ऑफ डिपेंडेंट। मतलब आदमी जब कैलकुलेट करता है इन सब चीज़ों को भी सोचो। अगर एक व्यक्ति का जान गया किसी एक्सीडेंट में, हमको लगता है कि एक ही फैटलिटी हुआ, बट रियल में क्या है, वो आदमी के ऊपर 4 लोग डिपेंड थे, उसका पूरा परिवार डिपेंड था। तो रियल में हमने 5 लोगों को
मतलब इम्पैक्ट किया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं ये सेफ्टी और कॉस्ट को ध्यान में रख के। जैसे हमें तो लगा कि एक एक्सीडेंट हुआ, एक ही लोग मरा, पर रियल में देखे उस एक आदमी पे 5 लोग डिपेंड थे, वही एक अर्निंग का सोर्स था, और हमारे गलती की वजह से वही एक्सीडेंट में मारा गया, है ना। तो ये डिफरेंट फैक्टर है, वही बोल रहा है। तो जैसे कैलकुलेशन किया है, ये हर कंट्री में अलग अलग रहता है, सबका अपने पैरामीटर है। जैसे नंबर ऑफ कंट्रीज हैव अडॉप्टेड अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग इंजरीज एंड फैटलिटीज। फैटलिटीज मतलब कितने लोग मरे, इंजरीज मतलब कितने लोगों को चोटें लगी, इनटू द कॉमन मेजर। वन मेथड इज सोन बिलो, कंपेरेबल फैटलिटी स्कोर CFS, ठीक है। नोट दैट अदर कंट्रीज एंड अदर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में हैव अ डिफरेंट कन्वर्जन। तो हम अलग अलग रहता है। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे 10 मेजर इंजरीज हुआ किसी को, तो हम इक्वलेंट टू 1 फैटलिटी मानते हैं, है ना। अगर 100 माइनर इंजरीज हुआ तो 1 फैटलिटी, 1000 नेग्लिजिबल इंजरीज इक्वल टू 1 फैटलिटी। ये एक कन्वर्जन का तरीका है, इन्होंने माना है ना। ईच CFS इज कन्वर्टेड इनटू द मॉनेटरी वैल्यूज। मॉनेटरी, अब क्या करते, पहले हमने ये एक कन्वर्जन के हिसाब से बना लिया, फिर हम क्या करते, जो एक फैटलिटी हो रहा है उसमें कितना पैसा लगता है, मतलब मॉनेटरी वैल्यू क्या है, इसके हिसाब से फिर हम कॉस्ट बेनिफिट CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते। यूजुअली ये नेशनल लेवल टिपिकली विद द फिगर अराउंड 1.5 मिलियन यूरो टू, अलग है उनके हिसाब से। बाय कंपेयरिंग द रिस्क टू द लाइफ विदाउट द सेफ्टी मेजर्स टू रिस्क विद द सेफ्टी मेजर्स इज रिड्यूस द CFS कैलकुलेशन। दिस बेनिफिट कैन बी देन कंपेयर टू कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सेफ्टी मेजर्स, उनको सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने में कितना कॉस्ट लगा। दिस अलाउ द सिंपल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस CBA। इफ द कॉस्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन इज मच हायर, अगर मान लो कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे एग्जांपल में कार का दिया कि उसमें चारों हमको सेफ्टी बैग चाहिए, उसका कॉस्ट अभी उसकी वजह से 5 लाख बढ़ गया, लेकिन बेनिफिट क्या है, मान लो वो आदमी अकेले ही गाड़ी चलाना चाहेगा ज़्यादातर, तो पीछे जो 3 एक्स्ट्रा जो 3 लगे वो तो यूज नहीं होंगे ना, उसका कॉस्ट अननेसेसरी गया वो। तो ऐसे एनालाइज करें, इफ द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंट इज मच हायर देन द रिडक्शन इन द CFS। तो जो CFS है उसमें कम है तो कोई मतलब नहीं है उसका। या मान लो कि कॉस्ट बहुत कम है, CFS ज़्यादा, देन द, एक ये रहता है, देन द रीजनेबल प्रैक्टिकल अलार्म गड़बड़ किया, डज नॉट हैव टू इम्प्लीमेंट द सेफ्टी मेजर्स। इन द UK एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट इज ऑब्लाइज्ड बाय द लॉ टू रिड्यूस द रिस्क टू एज लो एज रीजनेबल प्रैक्टिकेबल अलार्म। तो एक अलार्म एक मेथड है इसको एनालाइज करने का UK में, तो वो लोग अलार्म को फॉर प्रैक्टिकेबल, तो कॉस्ट और उसका वो लोग एनालाइज करते हैं कि एक रीजनेबल हो और प्रैक्टिकेबल हो, फिर उसको वो फॉलो करते हैं। दिस इज द प्रोसेस फॉर कंपेयरिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट विद द रिडक्शन इन द CFS, देन इनेबल द प्रोजेक्ट टीम टू जस्टिफाई द डिसीजंस। तो जो प्रोजेक्ट टीम है फिर वो डिसीजंस ले सकती कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द सफिशिएंट सेफ्टी लेवल इज अ कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग प्रोसेस। डिफरेंट कंट्रीज विल हैव द डिफरेंट अप्रोच टू डेमोन्स्ट्रेट विद द एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट। तो अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग है। जैसे इंडियन रेलवे है, तो इंडियन रेलवे में देखो तुम ट्रेन का डोर क्लोज नहीं होता है ना, चलती ट्रेन है, डोर कभी क्लोज नहीं होता है क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं। अब जब ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही, कोई भी आदमी कूद सकता है, तो एक हज़ार सिचुएशन है, मान लो कोई वहाँ खड़ा है, पीछे से कोई धक्का मार दिया, आदमी गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो रेलवे को पता है कि हमारे दरवाजे बंद नहीं होते, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अगर चाहे तो जैसे अभी लेटेस्ट ट्रेन आया है वंदे भारत, उसमें डोर ऑटोमेटिक क्लोज होता है, तो पहले उनको लगा कि डोर क्लोज करने वाले सिस्टम पे पैसा लगाना इतना फायदे की चीज़ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एनालाइज किया कि इससे एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है, तो रेलवे ने भी चीज़ों को अडेप्ट किया, ठीक है ना। तो अभी क्या है, दिस में एग्जाम्पल टू वेनी इन्वायरमेंट बेनिफिट एज वेल। अभी देखो हमको ये समझ में आया थोड़ा अभी तक। डिफेंस इन डेप्थ, अब इसका मतलब क्या है, सिंपल मतलब है, वी कंसिडर द प्रोसेस टू नोन एज हाउ वी डिज़ाइन द सिस्टम दैट आर सेफ। डिफेंस और डेप्थ का सिंपल मतलब है कि हमको वो सिस्टम कैसा डिज़ाइन करना है कि वो सेफ रहे। हाउ वी डिज़ाइन द सिस्टम दैट सेफ, वी कंसिडर प्रोसेस ऑफ डेप्थ एंड डिफेंस इन द डेप्थ। तो इसके 7 स्टेप्स हैं, ओके।
तो ये भी क्वेश्चंस आता है 7 स्टेप्स कौन कौन से है, थोड़ा बहुत मीनिंग पता होना चाहिए उनका क्या है, कि हम सिस्टम ऐसा डिज़ाइन करें वो सेफ रहे। ठीक है, तो नंबर 1 है एरर अवॉइडेंस। We work to prevent the design error counting in the first place by keeping the design simple and overly complicated system make the harder to detect error in the design system। हम ऐसा सिंपल सिस्टम डिज़ाइन करें जिसमें एरर कम आए। कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन करेंगे तो एरर कॉम्प्लिकेटेड होता है, पता नहीं चलता। तो हम पहले डिज़ाइन लेवल पे ही वो एरर्स को एनालाइज करें, अवॉइड करें, ऐसा सिस्टम बनाना है। सेफ्टी एंड नॉन सेफ्टी एलिमेंट ऑफ द डिज़ाइन शुड बी केप्ट सेपरेट। कोई जो सेफ्टी वाले इक्विपमेंट है उनको अलग रखें, नॉन सेफ्टी वालों को अलग रखें। डिज़ाइन लेंस, अब इसके लिए क्या है, कौन कौन सा टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एडरेंस टू द स्टैंडर्ड। हम ऐसा सिस्टम बनाए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। पीपल्स हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डॉक्यूमेंटिंग how things should be done so that those who follow can benefit from their experience. It also ensure that people adopt a common approach to their understanding of the functional operation। हम ऐसा सिस्टम बनाएं, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करें, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रॉपर लिखें, जिससे सब लोग कॉमन आदमी भी उस सिस्टम को अप्रोच करके समझ सके। ऐसा डिज़ाइन ना कर दे कि वो एक ही ने किया है वही समझ सकता है ना। Configuration management, we need to ensure that people are working from the correct design information and final design drawing are marked correctly so that installation, test and commissioning engineering can have to confidence they are installed, testing and commissioning in the correct design। जब फाइनल डिज़ाइन बन जाए तो फाइनल प्रॉपरली करेक्टली मार्क करो, जिससे आगे जो लास्ट इंस्टॉल और टेस्टिंग करेगा वो ईजी उसको समझ सके। कॉम्पिटेंसी, तो कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग से आती है, एक्सपीरियंस से आती। Ensure those designing system know what they are designing। Competency defined as the combination of the knowledge and experience which can grow through the training, mentoring, observation and assessment। Competency धीरे धीरे इंक्रीज होती, ओके ना। दूसरा है एरर डिटेक्शन। If there is an error in the design, we want to find it and remove it before it install। अगर उस सिस्टम के डिज़ाइन में एरर है, हम पहले से ही उसको पता कर लें और रिमूव कर दें, ऐसा डिज़ाइन करना है। दिस मीन्स दैट डिज़ाइनिंग ऑफ टेस्टिबिलिटी एंड वैलिडेशन, चेकिंग एंड रिव्यूइंग डिज़ाइंस, परफॉर्मिंग सिमुलेशंस, डूइंग द सॉफ्टवेयर कोड वर्क थ्रू एंड अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट टेस्टिंग। तो इनका थोड़ा थोड़ा मतलब है, इनको पढ़ लेना, याद करना, ये पेपर में आता है। ये 7 स्टेप्स है ना, ये हमेशा आता है ना। फॉल्ट अवॉइडेंस, इवन वेयर द डिज़ाइन इज़ एरर फ्री। ओके, सब लोग बोलते हैं हमारा डिज़ाइन एरर फ्री है, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी सिस्टम एरर फ्री हो जाए। तो वही बोलना चाह रहे हैं, इवन वेयर डिज़ाइन इज एरर फ्री, फॉल्ट कैन अकर इन द पोटेंशियल सर्विस, सो कंट्रोल मस्ट बी अप्लाइड इन द मिनिमाइज द रिस्क। जब वो इक्विपमेंट रियल में यूज में आता है तो उसमें प्रॉब्लम आती हैं, जैसे एग्जाम्पल कुछ। ओके ठीक है। तो ये फॉल्ट अवॉइडेंस मतलब हम ऐसा सिस्टम बोलते कि एरर फ्री है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब वो सिस्टम वर्किंग ऑपरेशन में आता है तो वो प्रॉब्लम्स देता है, जैसे कि डिज़ाइन फॉर रिलायबल ऑपरेशन बाय एंश्योरिंग द कंपोनेंट आर नॉट स्ट्रेस। नॉट स्ट्रेस मतलब कि ऐसे कंपोनेंट ना लगाएं कि ज़्यादा करंट और हाई टेम्परेचर की वजह से ही वो जल जाएं, जैसे रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस जो होते हैं। When in the service, too much current through the electrical component, too much load of the mechanical stress by choosing the reliable components। तो हम मैकेनिकल कंपोनेंट जो यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से वो डैमेज ना हो जाए, जैसे नट बोल्ट्स हो गए। परफॉर्मिंग प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, when in service by maintaining at a regular interval by having the system that alert maintain when it needing the maintenance। हम ऐसा सिस्टम भी डिज़ाइन करें कि वो पहले से हमको बता दे कि ये पैरामीटर आउट ऑफ टॉलरेंस आ रहे हैं, मेंटेनेंस का ज़रूरत है, ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करें। ओके, फॉल्ट डिटेक्शंस। ओके, वी आर डीलिंग विद द रियल लाइफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम विच विल बी बियर एंड फेल, सो वी वांट टू एंश्योर दैट फॉल्ट कैन बी डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाई बिफोर एनी लाइफ थ्रेटिंग सिचुएशन अराइज। वी डू दिस थ्रू, मतलब वो क्या कह रहा है कि ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करें कि फॉल्ट हमको डिटेक्ट हो जाए फेल अनसेफ कंडीशन होने से पहले। जैसे एग्जाम्पल हमारा पॉइंट मशीन है, जब नॉर्मल से रिवर्स जाता है उसका एक टाइम है 4 सेकेंड 5 सेकेंड, उससे अगर वो ज़्यादा टाइम लेता है तो हमको ATS पे अलार्म देता है कि पॉइंट टेकिंग टू मच टाइम। तो वो हमको एक अलार्म आया ना, डिटेक्ट हुआ ना कि भाई समथिंग इज़ रॉन्ग, कि वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो हम उसको समझ के एक्शन ले सकते। तो ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है।
specifying the appropriate testing maintenance interval threshold where there are several similar items. These can be compared to determine where there is behavior diverse. मतलब बिहेवियर डाइवर्स मतलब उसका बिहेवियर नॉर्मल से डाइवर्स हो रहा है तो हमको पता चल जाए कहाँ पे प्रॉब्लम है. प्रोविजन फॉर इन सर्विस और सेल्फ डायग्नोसिंग फैसिलिटीज़, उसमें खुद भी ऐसा सिस्टम डिज़ाइन हो कि वो खुद ही सेल्फ डायग्नोस कर ले. फॉर सॉफ्टवेयर द यूज़ ऑफ द वॉच डॉग टाइम और पल्सुलिटी टू चेक ऑन द डेटा. वॉच डॉग टाइम मतलब एक पहले से टाइम सॉफ्टवेयर में रख सके, जैसे अभी मैं बोला ना कि 5 सेकंड से ज़्यादा लेता है तो ATS बता देता है, तो उसमें एक टाइम रखा है कि उसका साइकिल टाइम इतना है. तो ये डिज़ाइन लेवल की चीज़ें हैं, है ना. फॉल्ट टॉलरेंस नंबर 5, knowing that fault will occur we can design our system to tolerate the certain level of fault. अब हम मान लेते हैं कि डिज़ाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी फॉल्ट होगा, तो टॉलरेंस मतलब क्या है कि फॉल्ट जब आए तो वो इम्पेक्ट ना करे, तो सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन करना है. तो उसके लिए क्या रहता है, जैसे रिडंडेंसी मतलब हमने ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया कि एक ही चीज़ को 2 लोग काम कर रहे हैं, अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा करता रहे, तो इम्पेक्ट नहीं हुआ. ये ऐसा सिस्टम को डिज़ाइन करना है. जैसे हम लोग 2 जेटसी लगाए हैं ना, एक जेटसी फेल हो जाए फिर भी सिस्टम चलता रहता है, ये रिडंडेंसी है. तो इसको फॉल्ट टॉलरेंस डिज़ाइन बोलते हैं. प्रोवाइडिंग मोर देन 1 चैनल फॉर द सेम इंफॉर्मेशन और कंट्रोल फ्लो. अ कॉमन अप्रोच इन ए कंप्यूटर बेस इज नोन एज द 2 out of 3 वोटिंग. 3 out of 3 वोटिंग मतलब 3 सिस्टम काम कर रहे हैं, अगर 3 लोग हैं मान लो, ऐसे एक काम को करने के लिए 3 लोग हैं, 3 में से 2 का भी वोट अगर सही है, एक अगर ख़राब है तो भी वो सिस्टम चलता रहेगा. तो ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है. 2 out of 3 बोलते, एक्टिव पैसिव बोलते. रिडंडेंसी का मतलब ये है. नोट दिस प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रैंडम हार्डवेयर फेलियर. 1 चैनल मे बी फेल बट नॉट सिस्टमेटिक फॉल्ट वेयर देयर इज ए सॉफ्टवेयर फॉल्ट विच कॉज ऑल द 3 चैनल प्रोड्यूस द सेम वोटिंग रॉन्ग आउटपुट. ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हमने 3 चैनल बनाया, तीनों में ही रॉन्ग आउटपुट आ जाए. एक आध में प्रॉब्लम आ सकता है सॉफ्टवेयर की वजह से, जिससे वो रिडंडेंसी चलता रहे. तो फॉल्ट को हमने टॉलरेट कर दिया ना ऐसा डिज़ाइन करके. डाइवर्सिटी बोला मैं घर जा रहा हूँ. similar to the redundancy aspect, except that the channel use different hardware and software to avoid the many functional diversity. Automatic braking but with driver on board to act the case of the automatic system fails. Manufacture diversity, produce the same, procure the same product but from the different supplier. डाइवर्सिटी का मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि सिस्टम में डाइवर्सिटी रहे, ऑटोमेटिक भी ब्रेकिंग का काम करे और मैनुअल भी ब्रेकिंग का काम करे, लेकिन हो सकता है हम दोनों सिस्टम अलग अलग वेंडर से खरीदा हो. समझ रहे ना कि एक का कॉस्ट कम हो, एक का कॉस्ट ज़्यादा हो, ऐसे है. डाइवर्सिटी मतलब जैसे हम शेयर मार्केट में बोलते हैं ना, डाइवर्सिटी पोर्टफोलियो मेंटेन करो कि हाई रिस्क शेयर्स भी खरीदो, लो रिस्क शेयर भी खरीदो, इससे कभी मार्केट क्रैश करेगा तो ओवरऑल पूरा पोर्टफोलियो डाउन नहीं होना चाहिए. ऐसे ही डाइवर्सिटी सिस्टम का है कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी ले लिया ऑन बोर्ड में, और मैन्युफैक्चर प्रोक्योर द सेम प्रोडक्ट बट डिफरेंट वेंडर्स, हमने सेम प्रोडक्ट अलग से ले लिया, तो हम फॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं. ठीक है. क्लियर हैंडलिंग, वी कैन एंश्योर दैट वी कैन हैंडल द फेलियर वेल थ्रू. अब क्या फेलियर आ ही गया, हमने सिस्टम डिज़ाइन किया, सब कुछ ध्यान रखा चीज़ होगा, लेकिन फिर भी फेलियर आ गया, तो वो फेलियर भी जब आए तो कैसे हैंडल हो, वो भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. यूजिंग नॉन फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी टू एंश्योर दैट शुड ए फॉल्ट इज अकर इफ फेल टू नो स्टेट ग्रेविटी रिटर्न से सिग्नल आर्म टू द स्टॉप पोजीशन. मतलब हमको ऐसा सिस्टम बनाना है कि अगर मान लो वो फेल हो गया तो हमको कुछ उसके पैरामीटर पहले से पता रहे कि भाई इतना करंट आना चाहिए था, अब ज़्यादा करंट हो गया या कम हो गया, या मैकेनिकल पैरामीटर है इतना ओपनिंग होना चाहिए, कम हो गया ज़्यादा हो गया, तो हम उस हैंडल्स कर सके. और क्या है, जब फेल होगा तो उसके रेस्पेक्टिंग में मान लो जो सिग्नल है, जैसे पॉइंट डिस्टर्ब होता है तो सिग्नल रेड हो जाता है. ट्रेन में कोई फेलियर होता है, ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है, तो ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए अगर हम फेलियर को हैंडल कर लें. प्रोविजन ऑफ अलार्म, अदर वार्निंग इंडिकेशंस, इंस्ट्रक्शंस फॉर द पीपल टू फॉलो द इवेंट समथिंग डज टू गो रॉन्ग. और जब कुछ अलार्म आएगा उसके हिसाब से हम बना सकते हैं कि ये अलार्म से तो ये एक्शंस लेने हैं. फेलियर हैंडलिंग.
अब हजार्ड मिटिगेशन, फाइनली गिव द सिस्टम मे फॉल इन अनसेफ वे डिस्पाइट ऑल अबव द बेस्ट एफर्ट वी कंसिडर इम्प्लीमेंटिंग अदर मेजर्स टू रिड्यूस द ओवरऑल रिस्क सच एज क्रैश वर्थनीनेस ऑफ द व्हीकल। मतलब हमने ये सब कुछ कर लिया फिर भी चीज़ें हो रही, लेकिन फेलियर अनसेफ नहीं होना चाहिए, तो हमको कुछ उसके लिए मिटिगेशन हजार्ड्स प्लान करने पड़ेंगे कि भाई अब ये डिज़ाइन ऐसा ही है, ऐसा फेलियर होगा तो हमको ऐसे ऐसे काम करना है। जैसे आइडियली पॉइंट फेल नहीं होता है, लेकिन कभी इतने सारे ऑपरेशंस के बाद वो फेल हो जाए तो हमने हजार्ड मिटिगेशन के लिए क्या किया है कि पॉइंट को मैनुअल करो, क्रैंक हैंडल लो, ऑपरेटर को भेजो, क्लैंप एंड पॉड लॉक करो, तब ट्रेन को चलाओ। तो हमने मिटिगेट कर दिया ना हजार्ड को। हमने उसमें इलेक्ट्रिकल के साथ मैकेनिकल भी दिया ना, जिससे मैनुअल में वो मूव कर सके। समझ पा रहे हैं ना डिज़ाइन की चीज़ों को? यस सर। तो ये सब फैक्टर्स को दिमाग में रख के डिज़ाइन करते हैं जिससे हम हजार्ड्स को मिटिगेट या रिस्क को रिड्यूस कर सकें। इतना सा हो गया। इसको ये पूरे का वो नाम क्या था, वो डेप्थ वाला। ये क्वेश्चन सादा है, 7 स्टेप्स पूछता है और थोड़ा थोड़ा डेफिनेशंस पूछता है, और ये ऐसे नहीं आएगा लिखने को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएगा। तो जब एक साथ आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना समझ में आएगा। This is all good theory, but how hazard identification before they result in the accident? There are 3 area we can consider. अब जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सब हो गया। तो नंबर 1 हम आइडेंटिफिकेशन कैसे, द फंक्शन ऑफ द सिस्टम हैज़ टू परफॉर्म, वो क्या फंक्शन करता है, द यूजर्स ऑफ दैट सिस्टम एंड हाउ दे आर एक्सपेक्टेड टू इंटरेक्ट विद। एक तो वो सिस्टम क्या फंक्शन करता है और जो यूजर उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, इंटरफेस विद द अदर सिस्टम, वही सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कैसे इंटरफेस करेगा। इन चीज़ों को हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और ऐसे इसके इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करके हम उसको आइडेंटिफाई और एनालाइज करते। ओके, अभी आगे और पढ़ते। इन ऑर्डर टू डू दिस द सिस्टम यू आर एनालाइजिंग नीड टू comprehensive define and understood the consider the introduction of the station fire panel in the underground station so in the figure 1। अभी वो फिगर 4 जो दिया है, एक फायर अलार्म सिस्टम बनाया है अंडरग्राउंड स्टेशंस में, उसका एक एग्जांपल देके ये समझा रहा है ऊपर के 3 पॉइंट को। ठीक है, द फायर पैनल हैज़ ए वन फंक्शन अपॉन रिसीव्ड ऑन द इनपुट फ्रॉम द एक्चुएटर इट सीम टू ए कंट्रोल सिग्नल वाया विद इंटरफेस टू द एक्सटर्नल सिस्टम सो दे कैन परफॉर्म देयर फंक्शन। सिंपल है कि एक फायर हुआ एक जगह पे, तो वहाँ पे हमने एक सेंसर लगाया है जिससे वो सिग्नल देगा, कंट्रोल रूम में पता चलेगा और वो एक अलार्म जनरेट करेगा स्टेशन पे, है ना। अब वो क्या है, वो सिस्टम कैसे, पहला नंबर तो वो सेंसर है, उसको सेंस कर रहा है, वो उसका फंक्शन हो गया कि भाई स्मोक को सेंस करना है या डस्ट को सेंस करना है, फिर उसको अलार्म देना है, तो ये उसका फंक्शन हो गया। अब दूसरा है यूज़र उसको कैसे इंटरफेस करता है। यूज़र मतलब जो ऑपरेटर है, अब ऑपरेटर या तो उसको अलार्म को रीसेट कर देगा या अवॉइड कर देगा, और वही फायर सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कैसे इंटरफेस है। जैसे एग्जांपल, जब भी स्टेशन पे फायर लगती, अलार्म आता है, तो वो टाइम पे एक्सेलेटर बंद हो जाता है, लिफ्ट ग्राउंड में जाके बंद हो जाता है। ये सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया जाता है। ओके, तीसरा, जो भी AFC ऑटोमेटिक फेयर गेट रहते, वो AFC गेट ओपन हो जाते, जिससे अगर आग लगी है स्टेशन पे, पैसेंजर आए और गेट खुला हो जिससे बाहर निकल सके। तो ये अदर सिस्टम से इंटरफेस कर रहा है। समझ पा रहे बात को? यस सर। सिमिलरली और एक्सटेंड लेवल पे जाएं, वो फायर स्टेशन जो लोकल पुलिस फायर स्टेशन होता है, उसको भी अलार्म जाता है कि भाई वहाँ पे आग लगी है, संपर्क करो। ये अदर सिस्टम से इंटरफेस हो गया। तो ऐसे हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करके उसको रिड्यूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि केवल आग लगी बात खत्म होगी। पहला एक सिस्टम है, उसको डिटेक्ट किया, फिर वो ऑपरेटर ने उसके साथ इंटरफेस किया, ऑटोमेटिकली सब हो रहा है कि लिफ्ट जो है ग्राउंड लेवल पे जाके बंद हो गया, गेट ओपन हो गया। एक्सेलेटर जो थे वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली AFC गेट सारे ओपन हो जाएंगे। स्टेशन पे भी पिट्स पे अलार्म आ जाएगा, फायर इज एक्टिवेटेड, प्लीज़ क्लियर द स्टेशन प्रेमाइसेस, ऐसा करके आता है। ये सब टेस्टिंग भी होता है। द फायर पैनल हैज़ एन वन फंक्शन रिसीव्ड ऑफ द इनपुट फ्रॉम द एक्चुएटर इज सेंस टू द कंट्रोल सिग्नल। तो फायर पैनल का क्या काम है कि वो सिग्नल को रिसीव करेगा और इंटरफेस टू द एक्सटर्नल सिस्टम। एक्सटर्नल सिस्टम में एग्जांपल दिया, AFC गेट, एक्सेलेटर, लिफ्ट, पिट्स,
पिट्स पे ही लिखा आता है कि फायर लगी है चले जाओ, है ना। सिमिलरली एटीएस पे आता नहीं है कि फायर लगी है, पर एटीएस क्या काम करेगा, स्टेशन कंट्रोलर बता देगा ट्रैफिक कंट्रोलर को कि स्टेशन में आग लगी है, तो ट्रैफिक कंट्रोलर क्या करेगा, स्टेशन को स्किप कर देगा, तो वो ट्रेन जो है उस स्टेशन पर नहीं रुकेगी, सीधे चली जाएगी और ट्रेन में अनाउंसमेंट होगा कि दिस ट्रेन विल नॉट स्टॉप हियर, स्किप स्टेशन, ऐसा करके। In this example, there are three groups of people. Firstly, one who press the actuator, who may need some instruction or guidance when to press the actuator, want to expect it. Second, staff who need to the training. अब जैसे तुमने देखा हो जब भी आग लगती है ना, पूरा बिल्डिंग में एक बटन रहता है, अगर तुमको लगा है कि यहाँ आग लगी, वो बटन प्रेस कर दो तो फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा, होता है ना एक बटन, और उस पर ये भी लिखा रहता है कि दबाना नहीं है। यस सर। ठीक है ना, तो वही एग्जाम्पल है। अब हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, ये बर्ड्स हैं, उनका क्या क्या मतलब है, ऐसा लिखा है। लेट रिलेटिव टू द क्लॉक टाइम, अर्ली रिलेटिव टू द क्लॉक टाइम, नॉट द पार्ट ऑफ इंटरेक्शन, मोर मतलब क्वांटिटी इंक्रीज, लेस क्वांटिटी डिक्रीज, ये बस इनका मीनिंग है ना। लाइकलीहुड कैटेगराइजेशन, अब ये देखो लाइकलीहुड नंबर 1, इधर से देखते हैं 5 नंबर, लाइकलीहुड कैटेगरी 5 मतलब फ्रिक्वेंटली, वो ऐसे फेलियर लेस देन 1 ईयर, जो 1 साल के कम में फेलियर आएंगे। मिड पॉइंट लाइकलीहुड 1 to 6 मंथ, है ना। डिस्क्रिप्शन, द इवेंट इज लाइकली टू अकर द फ्रिक्वेंटली, प्रोबेबली एनुअली, मतलब ऐसे फेलियर हैं, ऐसे इवेंट है जो 1 साल में 1 बार तो हो ही जाएगा, मतलब, है ना। प्रोबेबल मतलब उनको प्रोबेबल बोलते हैं जो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो 1 से 5 साल के बीच में होंगे। दिस इवेंट लाइकली टू अकर इन ऑफन, मतलब ऑफन मतलब बहुत कम होगा। ओकेजनली 5 to 10 ईयर्स, द इवेंट इज लाइकली टू अकर इन सेवरल टाइम, है ना। लेकिन 1 से 5 ईयर। रिमोट 10 से 100 ईयर्स। इम्प्रोबेबल मतलब 100 सालों में कभी होगा तो होगा ऐसा फेलियर, ठीक है। ये लाइकलीहुड का कैटेगरी है ना। अब ये कैसे बना है, क्यों बना है, ये नहीं पूछना, बस ऐसा ही है, क्योंकि इसके लिए वो लोग पहले से रिसर्च की हैं। जैसे हम बोलते हैं ना SIL4, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल, है ना। SIL4 जब बनाते हैं ना, सिस्टम डिज़ाइन जब करते हैं SIL4 का, ये सब चीज़ों को दिमाग में रख के बनाया जाता है। ऐसे कंपोनेंट यूज करते कि इन पैरामीटर्स को वो फॉलो करें। सीवरिटी कैटेगरी 1, नेग्लिजिबल, CFS इक्विवेलेंट, CFS था ना कन्वर्जन फैटिलिटी सिस्टम कि कितना इंसिडेंट है, तो नॉन रिपोर्टेबल इंजरी। माइनर 0.01 माइनर इंजरी, मेजर 0.1, क्रिटिकल 1, है ना। 5 कैस्ट्रोपिक, मल्टीपल फैटिलिटीज़, ऐसे एक्सीडेंट जिनमें बहुत सारे लोग मर जाते, तो उसको कैस्ट्रोपिक में डालते, है ना। अब ये जो है ना, ये दोनों टेबल का यूज़ करके हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एनालाइज करते, वो फिर उनको एक आईडी देते, है ना। एक टेक्निक्स है। इवेंट ऑफ अलार्म, थर्डली, अभी वो ऊपर जो फायर वाला हम एग्जांपल पढ़ रहे थे ना, ये उसी का कंटिन्यू है ना। Event of alarm, thirdly, member of the public who expected to evacuate the station when the alarm is activated. अगर मान लो किसी ने अलार्म एक्टिवेट कर दिया तो स्टेशन को कैसे इवैक्यूएट करना। डिज़ाइन एंड मेंटेन आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एनी सिस्टम बट दे आर नॉट कंसिडर इन द पर्टिकुलर सिनेरियो। 5 separate interfaces are identified, each of will have to electrical, mechanical, physical function properties are। इसको सिंपल पढ़ लेना, इतना नहीं है, पर मैं बता दिया कि कोई सिस्टम कैसे डिज़ाइन है और कैसे कैसे है। जो अभी मैं बताया ना फायर का एग्जांपल, इसमें ऐसे ही है। तो अभी जो ऊपर हम 2 टेबल पढ़े ना, वो दोनों को कंबाइंड करके ये पैरामीटर बनाते, ओके। तो जो फ्रिक्वेंटली जो फेलियर है, तो नेग्लिजिबल, माइनर, हाई कैटास्ट्रोफिक, इनटॉलरेबल रिस्क, एक्टिविटी नॉट परमिटेड, हजार्ड टू अवॉइड द रिड्यूस। अभी एक्चुअली ये टेबल क्या हेल्प कर रही है हमको, इसको रिस्क मैट्रिक्स टेबल बोलते।
इस मैट्रिक्स को बनाने के बाद हमको ये समझ में आता है कि इस रिस्क को तो भाई पूरी तरीके से ख़त्म करना है, इसको थोड़ा टॉलरेट कर सकते, इसको नेग्लिजिबल में ले सकते। ये जो टेबल जब फॉर्म होता है इसको रिस्क मैट्रिक्स टेबल बोलते हैं। ओके, तो ये जो फ्रिक्वेंट और प्रोबेबल है, इसको देखो ये क्या लिखा है, इनटॉलरेबल रिस्क, एक्टिविटी नॉट परमिटेड, हज़ार्ड टू बी अवॉइड और रिड्यूस। तो इस टाइप की अगर कोई एक्टिविटी है जिसमें ये चीज़ें पैरामीटर आ रहे, ऊपर वाली टेबल को ध्यान में रखे, तो उस एक्टिविटी को परमिट नहीं करना है जब तक वो हज़ार्ड रिड्यूस ना हो जाए। ओके, ओकेशनल वाली और जो रिमोट वाली है टॉलरेबल है, कंट्रोल मेजर टू रिड्यूस रेटिंग टू लेवल विच इज़ लो एज पॉसिबल, प्रैक्टिकल, एक्सेप्टेबल, है ना। तो ओकेशनल और रिमोट वाली कैटेगरी में आ रहा है तो इसको टॉलरेट कर सकते हैं, तो कंट्रोल मेजर्स के साथ वो एक्टिविटीज़ को अलाउ कर सकते हैं या उस हज़ार्ड के अगेंस्ट काम कर सकते हैं। इनप्रोबेबल, नेग्लिजिबल, ये तो बहुत कम होता है तो इसको ज़्यादा हम कंट्रोल मेजर्स नहीं करते। कंट्रोल मेजर टू बी मेंटेन ए रिव्यू टू कंट्रोल रिड्यूस रिस्क फार एज रीजनेबल प्रैक्टिसेबल। तो कभी भी जो सेफ्टी वाला रहता है ना, एक ऐसा मैट्रिक्स बना के रखता है हर एक्टिविटी के लिए, तो वो किस में आता है उसके हिसाब से वो प्रोसीजर बनाया जाता है। ठीक है ना। यस सर। ओके, this allow a matrix of risk classification to be developed where the particular combination of likelihood severity can yield a risk that is intolerable, tolerable, negligible, example show in the table। तो इस हिसाब से हम बनाते बस ख़त्म। ठीक है, ये और पढ़ लेते, कॉस्ट वर्सेस हज़ार्ड्स। कॉस्ट वर्सेस हज़ार्ड्स, हज़ार्ड्स क्या था, एक सिचुएशन है, कॉस्ट उसका रीजन है, ट्रिगर्ड इवेंट। A common mistake in the process to confuse cause of hazards or hazards. This result in a long list so called the hazard to manage the increasing the time and cost involved to complete the design. Avoiding this confusion to achieve by being a clear about the function of the system being developed and user to indicate। मिला के आज हमने बस इतना सीखा कि जो भी हम रेलवे में या मेट्रोस में काम कर रहे, कैसे एक रिस्क को समझते हैं, फिर उसके हज़ार्ड्स को समझते हैं, पहले उस हज़ार्ड्स के अगेंस्ट में कौन से ट्रिगर्ड इवेंट्स हैं तो उनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी से ही कर दें, पहले तो उसको एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है तो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स करो, फिर लास्ट में हम एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल और पीपीईस पे आते हैं। फिर ये सबको, फिर जो भी हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसमें कॉस्ट बहुत मैटर करता है, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते कि जो हम पैसा खर्चा कर रहे हैं उसके बदले में हम कितना रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं और वो सच में ज़रूरत है कि नहीं। और कुछ रिस्क हमेशा रहता है, वो हमेशा रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी हम रूम में बैठ के ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हो सकता है रूम हमारा सब सही है ना, लेकिन हज़ार्ड सिचुएशन क्या है, अभी भूकंप आ जाए तो वो एक ट्रिगर्ड इवेंट हुआ, पूरा बिल्डिंग कोलैप्स कर गया, हो गया एक्सीडेंट, है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करें, ऐसा बिल्डिंग डिज़ाइन करें कि जो ट्रिगर्ड इवेंट है उसको अवॉइड कर दें। तो आजकल अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स बन रही, लेकिन रिस्क तो है ना, समझ पा रहे बात को। यस सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। और अभी तक मैं जितना पढ़ाया, जो भी 4-5 टॉपिक्स हुए ना, उसका मैं वेडनेसडे या थर्सडे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के एक एग्जाम क्वेश्चन पेपर शेयर करूँगा सबको। कोशिश करो लोग कितने का आंसर दे पा रहे, जितना अच्छा है उतना बेनिफिट है। जो पढ़ा होगा वो दे पाएगा, नहीं पढ़ा होगा पाएगा, सिंपल है।